हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन स्टेप्स फॉर एक्सिली लोडेड कॉलम और उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम आते हैं डिजाइन स्टेप्स में। ओके, आपको याद होगा कॉलम, वैसे मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स आपके कंप्रेसिव मेंबर होते हैं जिसमें मोस्टली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही होती है। ठीक है, कॉलम आपके दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम, जो डिपेंड करता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो पर। और स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। हमारे पास दो तरह की डायमेंशंस होती हैं, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वो एक्सिस होती है जिसमें लोड का इम्पैक्ट हो रहा हो, है ना। बीम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और कॉलम में वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो भी आपकी डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटरल डायरेक्शंस या लेटरल डायमेंशंस। ठीक है, सो द स्लेंडरनेस रेशियो इज इफेक्टिव लेंथ टू द लेटरल लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ वो पार्ट होता है जिसमें आपका लोडिंग का इम्पैक्ट दिखे। सपोज ये दोनों तरफ से फिक्स है आपका कॉलम, दो एंड से, है ना। तो अगर आप यहाँ पर लोड लगाते हो तो इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो ये जो लेंथ है आपकी, जहां से ये इम्पैक्ट दिखना शुरू हो रहा है, उसे हम बोल देते हैं इफेक्टिव लेंथ। ओके, अगर वो ग्रेटर देन 12 है तो वो हो जाता है आपका लॉन्ग कॉलम। अगर लेस देन 12 है, स्लेंडरनेस रेशियो जिसे हम डिनोट करते हैं लेमडा से, तो वो होता है आपका शॉर्ट कॉलम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन शेप देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ कॉलम, है ना। जैसे स्क्वायर कॉलम होता था, रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, देन ट्रेपेजॉइडल कॉलम है, देन स्वास्तिक शेप का कॉलम है, हेक्सागोनल कॉलम है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन शेप आप किसी भी तरह का कॉलम बना सकते हैं। ओके, फिर हमने इसमें पढ़े थे कुछ कॉन्सेप्ट जैसे अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है ना, तो आपको मिनिमम जो नंबर ऑफ बार्स चाहिए होती थी वो चाहिए होती थी 4, और अगर आपका सर्कुलर कॉलम है तो वो आपको चाहिए होती थी 6। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से हो उसके लिए चाहिए थी। ओके, आपकी दो तरीके की रेनफोर्समेंट थी, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड लेटरल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल में मिनिमम था आपका 0.8% ऑफ टोटल एरिया और मैक्सिमम था 6% ऑफ टोटल एरिया। दैट वाज मिनिमम एंड दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, इतना रेनफोर्समेंट तो हमें चाहिए ही होता था। देन फिर हमने पढ़ा था दूसरा डायमेंशन, वो हमें लेटरल डायमेंशन की लेटरल डायरेक्शन में भी आपने रेनफोर्समेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए हम जो रेनफोर्समेंट लगाते हैं वो होती हैं आपकी लेटरल रेनफोर्समेंट। अब लेटरल रेनफोर्समेंट में दो चीजें आती थी, एक तो पिच आती थी और दूसरा डाया आता था। तो जो डाया है दैट कैन नॉट बी लेस देन 5/4 एंड 6 mm, से कम नहीं होना चाहिए। 5 क्या होता था यहाँ पर? डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, है ना, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ओके, और इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल भी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल भी वो जो हैवियर डाया है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। सपोज ये रेनफोर्समेंट है ना, और इसका डाया है 24 mm, और साथ में आपको एक एक रेनफोर्समेंट और लगानी पड़ गई है यहाँ पर 12 mm की, हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये वाला जो डाया है वो यूज होगा यहाँ 5/4। फिर आता है पिच, आपका 300 mm होता है, या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है, या होता है 16, 5, है ना, और 5 मिनिमम होता है। यहाँ पर क्या होगा? 12 mm यूज होगा यहाँ पर। तो जो आपका स्मॉलर डाया है लॉन्गिट्यूडनल का वो होता है जब हम पिच कंसीडर कर रहे होते हैं, और जो हैवियर डाया होता है या लार्जर डाया होता है वो कंसीडर करते हैं जब हम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सॉरी लेटरल रेनफोर्समेंट, जिसे हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं, वो निकाल सकते हैं। ओके, सो ये था। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा डाउट सेशन में, या फिर आप जो लास्ट लेक्चर है उसे फिर से देख लीजिए। अभी हम जंप करते हैं डिजाइन स्टेप फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम। ओके, अब एक्सियली लोडेड कॉलम क्यों है? स्पेशली सपोज आपका कॉलम है, ओके, अब इस कॉलम में क्या होगा? आपको पता है कि लोड लगेगा
तो लोड अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये जाती है ना, जो आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, अगर लोड यहां पर लगता है बिल्कुल सेंटर पे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड, ठीक है। और अगर थोड़ा बाहर आकर लगता है कहीं पे यहाँ, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं ई, मींस इसेंट्रिसिटी। और इस तरीके की लोडिंग को बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, है ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना है एक्सियली लोडेड कॉलम, मतलब बिल्कुल सेंटर पे आपके लोड लग रहा हो। ओके चलिए आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप में, एंड द फर्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव लेंथ। ओके, स्टेप नंबर 1, इफेक्टिव लेंथ। ओके, आपको सपोर्ट कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। सपोर्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से गिवन होती है ना। कॉलम इज सपोर्टेड में दो साइड होते हैं, है ना, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब उसमें कितनी तरफ से फिक्स किया गया है। फिक्स करने का तरीका क्या है, या तो पिन पॉइंटेड कर सकते हैं या तो फिक्स कर सकते हैं, है ना। और रोटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसी स्टेटमेंट को आपको टेबल 28 पेज नंबर 94 में बता चुका हूँ पहले भी। टेबल 24 पेज नंबर, सॉरी टेबल 28 है आई गेस, आप देख लीजिएगा। टेबल 28 पेज नंबर 94, पेज 94, यहाँ पर टेबल दी है। सपोर्ट कंडीशन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे और देखेंगे जो रिकमेंडेड वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ की। सपोज वो 0.8 एल आ रही है, तो लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है सपोज 5 मीटर है, तो 0.8 × 5, तो आपकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 4 मीटर, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव हाइट, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं साइन, लेकिन हमें उसका एक डेफिनेट प्रोसीजर है। हमें पहले ये अज्यूम करना पड़ता है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो कितना है। एज्यूम रेनफोर्समेंट, ठीक है। आपको ये पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0.8%, और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 6%। मतलब इतनी रेंज में मूव करता है आपका रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम जो एरिया ऑफ स्टील है इन कंप्रेशन दैट इज 1%, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील को हम एज्यूम करते हैं क्योंकि मिनिमम से थोड़ा ज्यादा ही लेना पड़ता है, तो राउंड ऑफ वैल्यू देखो कोई फिक्स नहीं है, आप जितना मिनिमम के पास एज्यूम करोगे उतनी ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। आप 0.8 भी एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वो मिनिमम से हम थोड़ा ज्यादा ही एज्यूम करते हैं, इसलिए हमने 1 कर लिया। आप 1.5 भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली बुक में आपको यही मिलेगा, और उसका रीजन यही है कि हम मिनिमम वैल्यू से थोड़ी बड़ी राउंड ऑफ करके वैल्यू एज्यूम करते हैं। ओके, चलिए हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है 1%। अब जल्दी बताइए, किसी भी सेक्शन में अगर आप उसे आरसीसी का बना रहे हैं तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा? टोटल एरिया कंक्रीट होगा उसमें और स्टील होगा, यही तो दो चीजें होंगी, है ना। अब अगर स्टील आपका 1% ऑफ टोटल एरिया है, ओके, तो ऑब्वियसली कंक्रीट कितना बचेगा? 99% ऑफ टोटल एरिया, है ना। तभी तो ये पूरा 100% ऑफ एरिया बनेगा। दो ही मटेरियल है, कंक्रीट है और स्टील है। तो अगर आपने स्टील को 1% माना हुआ है, एज्यूम किया है, तो ऑटोमेटिकली कंक्रीट कितना हो जाता है? 99% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में जो हम पढ़ चुके हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी, ओके, क्या होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी? P इज इक्वल टू सिग्मा सीसी
concrete in compression, steel in compression. Sigma Cc into is stress of concrete in compression multiplied by area of concrete plus stress of steel in compression multiplied by area of steel in compression. यही होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की आपको कितनी चाहिए, जितना लोड लग रहा हो, है ना। मतलब कि सपोज अगर लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन और इसकी कैपेसिटी आ रही है, आपने जो कॉलम्स प्रोवाइड किए उसकी टोटल कैपेसिटी आ रही है आपकी 95, तो क्या सेफ होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, आपको 100 चाहिए। तो मिनिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए? जितना लोड है कॉलम पर, है ना, और उसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड लोड, सुपर इम्पोज्ड लोड। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। इज इक्वल टू सिग्मा सी, आपको टेबल पता है, पेज नंबर 81 एंड 82 में टेबल दी हुई है जिसमें आपको सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी मिल जाएगा कोड में, है ना। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ये वैल्यू पुट करोगे, एसी कितना पुट करोगे? 99 यानी 0.99 ए इंटू सिग्मा सी की कुछ वैल्यू प्लस 1% यानी 0.01 ए इंटू सिग्मा एस सी की कुछ वैल्यू। सिग्मा एस सी सिग्मा सी सी, ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी? कोड से डायरेक्ट उठा के पुट करना है आपको। ओके, और सुपर इम्पोज लोड आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको क्वेश्चन से, क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, मतलब सिर्फ अननोन इस इक्वेशन में एक वैल्यू रहेगी एंड दैट इज एरिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइज हम कैसे निकाल रहे हैं। साइज निकालने के लिए हमने एज्यूम किया कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो 1% है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास 0.8%, तो हमने उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू एज्यूम कर ली है। देन फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि दो ही मटीरियल है, अगर एक मटीरियल 1% ऑफ टोटल एरिया है तो दूसरा मटीरियल ऑटोमेटिकली 99% हो जाता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा जिसमें हमें लोड एटलीस्ट उतना लेना पड़ेगा जितना सुपर इम्पोज्ड है, जितना कॉलम पर लग रहा है। तो ये वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी है। बस ध्यान ये देना है कि न्यूटन में पुट करना है, क्योंकि जो सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी कोड में गिवन है वो वैल्यू गिवन है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अगर सपोज आपको 100 किलो न्यूटन लोड गिवन है तो उसको आप 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पुट करेंगे, क्योंकि तभी कैलकुलेशन हमारा फेयर होगा, है ना। वरना आपकी जो डिजिट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ये वैल्यू पता चल गई। सिग्मा सीसी कोड से मिल जाएगा, एसी 0.99 टाइम्स ए एंड सिमिलरली एएससी 0.01 टाइम्स ए, है ना, क्योंकि 1% और 99% है। सिग्मा सीसी एंड सिग्मा एससी, सिर्फ क्या नोन हुआ? ए। अब यहां से हमें क्या मिल गया? ए की एक वैल्यू हमें मिल गया, एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है, ओके। अब अगर कॉलम आपका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका कॉलम सर्कुलर है तो ये हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यही तो एरिया होता है, ये स्क्वायर का एरिया है, ये सर्कल का एरिया है, और यहां से आपका डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अगर आपका कॉलम रेक्टेंगुलर है, ओके, इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में क्या होगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, दिस इज इक्वल टू ए, है ना। अब इक्वेशन एक ही है, अननोन दो हो गए, तो कैसे करेंगे? जैसे हम बीम में करते थे, L/B का रेशियो 1.5 to 2 के बीच में एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.5B, यहाँ पर पुट करिए, सो 1.5 B स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? B, और B से क्या आ जाएगा? L। तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल साइज है कॉलम का वो आपने पता लगा लिया है। ठीक है, वेदर इन द केस ऑफ स्क्वायर कॉलम और सर्कुलर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम।
ऑलराइट, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे अपना स्लेंडरनेस रेशियो। नेक्स्ट स्टेप इज नेस रेशियो, ओके। डिनोट करते हैं लैम्डा से, स्टेप नंबर 3 है आई गेस, याद नहीं मुझे। एंड द फॉर्मूला इज इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ओके, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कहां से मिला है, स्टेप नंबर 1, एंड ये कहां से मिला है, स्टेप नंबर 2, ओके। स्टेप नंबर 2 में अगर रेक्टेंगल है तो एल और बी में जो छोटा होगा वो हो जाएगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, स्क्वायर में तो दोनों ही साइड बी है तो वही हो जाएगी, सर्कल में दोनों साइड ही बी है तो वही हो जाएगी, है ना। यहां से आपको मिल जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। स्टेप नंबर 4, अब देखिए स्लेंडरनेस रेशियो में अगर ग्रेटर देन 12 है ना, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम, अगर लेस देन 12 है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ओके। फिर से सेम फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा SC ASC, ठीक है, ओके। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, दिस वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सिग्मा CC, एरिया ऑफ कंक्रीट को क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि जो टोटल एरिया है वो किससे मिलके बना है, कंक्रीट से प्लस स्टील से, है ना। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस, सॉरी एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। फिर से लोड की वैल्यू तो वही पता है, क्वेश्चन में गिवन है, सुपर इम्पोज लोड, सिग्मा CC सिग्मा SC पेज नंबर 81 82, है ना, यहाँ से पता चल जाएगी। टोटल एरिया अब आपको पता चल गया है स्टेप नंबर 3 से, स्टेप नंबर 3 से, ओके। मैं एक चीज बताना भूल गया, सपोज आपकी स्क्वायर कॉलम था और आपकी ब्रेड की वैल्यू आ रही है 293, है ना, तो इसको ऑब्वियसली आप राउंड ऑफ कर सकते हो हायर वैल्यू में और इसे आप 300 में ले सकते हो, ठीक है। मतलब राउंड ऑफ, देखो एरिया बढ़ेगा मतलब मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। सो अगर आपकी कोई वैल्यू ऐसी आ रही है 284 283 या 384, ओके, या 193 183, तो उसे आप हायर वैल्यू में राउंड ऑफ कर सकते हो, है ना। 70s को भी 300 कर सकते हो, सपोज 273 है उसको भी 300 कर सकते हो। जब हम चेक करेंगे तो बस देख लेंगे कि रेनफोर्समेंट आसपास में है कि नहीं, ओके। सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ अननोन क्या है, ASC। यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील आने के बाद ये एरिया ऑफ स्टील कौन सा है, रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना तो चाहिए ही इस पर्टिकुलर लोड को कैरी करने के लिए, ओके। देन फिर हम निकालते हैं यहां से नंबर ऑफ बार्स, और नंबर ऑफ बार्स का सेम फॉर्मूला है जैसे हमने बीम में निकाला है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार, और कॉलम में जो डायमीटर ऑफ बार्स होता है दैट मूव्स फ्रॉम 16 to 25, ओके। 16 18 20 20 to 24 25, ओके। सो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार, जो भी आपको रेनफोर्समेंट एज्यूम करना है वो एज्यूम कर लीजिए। सपोज 20 एज्यूम किया मैंने, तो दैट इज पाई बाय 4 into 20 स्क्वायर, और जो यहाँ से एसी आया वो यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऑफ बार्स आ जाएगी। अब अगर रेक्टेंगुलर बार्स है या स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है, तो नंबर ऑफ बार्स 4 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है, ज्यादा हो सकती है। सपोज अगर ये 5 आती है, सपोज ये आता है 4.7, ठीक है, इट कम्स 4.7, और आप इसे एज्यूम कर लेते हो 5, तो ये ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 के मल्टीपल में ही रखोगे आप। अब इसमें क्या होगा, आपने किधर बताऊं, चलो यहाँ बता,
सपोज ये आपका कॉलम है, ठीक है। अब आपने चार पास 20 mm की ये कॉर्नर्स पे लगा दिया। अब आपकी एक बार बची 20 mm की, है ना, तो उसे आप किसी एक तरफ लगाओगे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इस 20 mm का हाफ करते हैं, है ना, और इसे हम बनाते हैं कितना, 10 mm का, ठीक है। और एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं। फिर अगर 6 होती तो फिर से 10 mm का, एक इधर एक इधर। क्लियर है। अगर 7 होती तो क्या होता, दो 20 mm की इधर इधर लगा देते, फिर एक 20 mm जो बचती उसको 10 mm में डिवाइड करके इधर। मतलब हमें ये करना है कि बस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी तरीके से। ऑलराइट, सो यहां से आ गया आपका नंबर ऑफ बार्स, और फिर आ जाएगा लास्ट ASC प्रोवाइडेड, दिस इज नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन बार। ओके, ये हो गया आपका एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, ओके, स्टेप नंबर 5, check for minimum and maximum reinforcement। ठीक है, वो तो लिखा ही दिया था मैंने। मिनिमम क्या होता है, 0.8% ऑफ टोटल एरिया, तो 0.8 by 100 मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये कहाँ से आया है, स्टेप नंबर 2 से, ठीक है। एंड मैक्सिमम क्या होता है, 6% यानी 6/100 ऑफ टोटल एरिया। अगेन एरिया कहाँ से आया है, स्टेप नंबर 2 से। देख लीजिए आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आनी चाहिए। ओके, देन 6th स्टेप, लेटरल टाइज, लेटरल टाइज। ओके, लेटरल टाइज का डाया क्या होता है, 5/4 एंड 6 mm। ठीक है, इनमें से जो भी ज्यादा हो, तो 5/4 एंड 6 mm। एंड पिच क्या हो जाती है, 300 mm। ठीक है, एंड लिटरल डायमेंशन, मतलब अगर L और B है तो सपोज B अगर मिनिमम है तो B, अगर डाय सर्किल है तो उसमें तो डाया ही होगा, स्क्वायर है तो उसमें भी P होगा। ठीक है, ये या फिर 16/5। अब जैसे यहाँ पर हमने 5 रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड की थी, उसमें से 2 डाया थे, एक 20 mm का था, एक 10 mm का था, तो यहाँ पर आएगा 10, है ना, दैट बिकम्स 160। अब इन तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो हो जाएगी हमारी पिच, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 20 mm, तो 20/4, तो हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप कि मुझे लगता है कि सबसे आसान टॉपिक कॉलम डिजाइन ही है आपका। क्लियर है। सो यहाँ तक हो गया हमारे पास डिजाइन स्टेप्स। चलिए अब फटाफट हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं डिजाइन स्टेप्स के साथ। ओके, सो क्वेश्चन सेज कि डिजाइन अ स्क्वायर आरसीसी कॉलम। पहला डाटा है कि हमें स्क्वायर और आरसीसी कॉलम बनाना है। ठीक है, स्क्वायर आरसीसी कॉलम टू सपोर्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन। 600 किलो न्यूटन हमें लोड गिवन है। देन द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.5 मीटर, यानी लेंथ 3.5 मीटर गिवन है। एंड गिवन इज कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, है ना, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। मतलब ये किस लिए दिया है, ये गिवन है हमें एन इफेक्टिव निकालने के लिए। ठीक है, इफेक्टिवली पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, है ना, एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स।
ओके क्लियर है. देन use M20 grade of concrete and HYSD steel. M20 grade of concrete and HYSD steel. ओके चलिए, जो जो डिजाइन स्टेप्स हमारे जैसे मूव किए थे हम फटाफट वैसे ही मूव कर लेते हैं. द फर्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ, है ना. पेज नंबर 94, टेबल नंबर 28, है ना. कंडीशन चेक करिए, दोनों फिक्स्ड हैं पोजीशन पे और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन भी है. सेम कंडीशन में मिलती है 0.65 एल पे, है ना. जो रिकमेंडेड वैल्यू दिया है दैट इज 0.65 एल. सो 0.65 इंटू 3.5, एल आपको 3.5 गिवन है, दैट कम्स 2.28 मीटर. 2.28 मीटर. ओके 2.28 मीटर. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है. क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, वरना भी लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस फिर मुझे साइज के लिए थोड़ा कम बचेगा. स्टेप नंबर 2, साइज ऑफ द कॉलम कैसे निकालते थे. P इज इक्वल, एज्यूम करते थे पहले, तो एज्यूम area of steel in compression is equal to 1% of total area. So area of concrete is 99% of total area. ठीक है. अब यहाँ से फॉर्मूला लिख लीजिए, P is equal to सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा SC ASC. ठीक है. लोड आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 600 किलो न्यूटन, बट हमें पुट करना है न्यूटन में, तो 600 इंटू 10⁻3. ओके. sigma cc, page number 81, for M20 grade the value of sigma cc is 5 newton per mm square multiplied by area of concrete. Area of concrete is 99% of total area, so 0.99 A plus sigma sc, page number 82, for HYSD reinforcement. Sigma SC is given 190 Newton per mm square and area of steel is 1%, means 0.01 A. Okay, so 5 into 0.99, 4.95 A plus 1.9 A. This is equal to 600 into 10⁻3. ओके. यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जो मेरे पास आ रही है दैट इज 87591.24. 87591.24 mm square. ओके ओके. अब बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर कॉलम है एंड स्क्वायर कॉलम का एरिया क्या होता है बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8759.24. यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए. जो मेरे पास बी की वैल्यू आ रही है दैट इज 295.96 राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं इसे 300 mm. ओके चलिए गुड. देखिए अगर सपोज यहीं पर रेक्टेंगुलर कॉलम होता तो क्या होता, L इंटू बी इज इक्वल टू 87591.24. ओके. एंड L अपॉन बी का रेशियो हम ले लेते हैं, सपोज 2 ले लिया. सो L इज इक्वल टू 2b, पुट कर दो यहाँ पर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 87591.24. यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, b की वैल्यू आ जाती है, जो भी है उसे राउंड ऑफ कर देते, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करता, l की वैल्यू आ जाती है ना. सो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम भी होता तो यहाँ से आपको साइज पता चल जाता. ओके चलिए. सो साइज का काम हो गया है. नेक्स्ट
अब हम अपने अगले स्टेप में मूव करते हैं, एंड दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम. स्टेप नंबर 3, एंड दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम. स्लेंडरनेस रेशियो फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन. अब स्क्वायर है तो लेटरल डायमेंशन तो सेम ही होगी, है ना, एंड दैट इज 300 mm. हमने स्टेप नंबर 2 से निकाल लिया है. एंड स्टेप नंबर 1 से हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी आई थी? 2.28 मीटर. 2.28. अब ये तो mm है तो इसको भी mm में कर देते हैं, into 10⁻³ divided by 300. Okay, so this just 10, so that is 22.8 divided by 3. This is 7.6, है ना, and that is less than 12. तो कॉलम आपका कैसा है? शॉर्ट. कॉलम कैसा डिजाइन करना है आपको? शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है. ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट. एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मीन्स हम निकाल रहे हैं ASC, है ना, ASC प्रोवाइडेड. फॉर्मूला क्या था? फिर से सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. 600 इंटू 10⁻³ गिवन है. सिग्मा C5 ये हो जाएगा A माइनस ASC प्लस सिग्मा SC कितना गिवन है? 190 ASC. ठीक है, ओके. सो 5 इंटू एरिया माइनस 5 इंटू ASC प्लस 190 ASC. ठीक है, सो दैट कम्स 600 इंटू 10⁻³ माइनस 5A. अब एरिया कितना आया था हमारा? क्या प्रोवाइड किया हमने? 300/300. सो एरिया क्या है? 300/300. दिस इज इक्वल टू 185 ASC. क्लियर है? सो दैट कम्स 449. एक दे दो 60 9 5 45. सो 15 into 10⁻³ into 10⁻⁴. This is equal to 185 ASC. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना. यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी ASC. ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको यहां से मिल जाएगा ASC रिक्वायर्ड, है ना. यू विल गेट ASC रिक्वायर्ड. ओके, फिर एज्यूम डायो बार, है ना, 16 18 20 सपोज एज्यूम कर लिया मैंने 28. तो नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएंगे? यहां से जो ASC आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 20 स्क्वायर. ठीक है, प्लीज साथ में सॉल्व कर लीजिएगा. मेरे पास कैलसी नहीं है, इस वजह से मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. ट्राई करता हूँ फिर. 31. सो दैट इज समथिंग आपका 1000 के करीब आएगा. मीन्स 1053 मीन्स 1000 के करीब आएगा. पॉइंट समथिंग mm स्क्वायर. बिकॉज ये 31 है, ये 30 की रेंज में. सो 30/31 इज 0.9 समथिंग. सो दैट विल बिकम 900 to 1000 mm स्क्वायर. इतना आएगा. ओके, कोई भी इसकी वैल्यू मान लेते हैं. सपोज दिस इज 950. ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. ये यहाँ से आपको मिल जाएगी n, है ना. ये आता है आपका 314. सो
3 पॉइंट समथिंग बार्स, बट स्क्वायर में आप 4 से तो कम नहीं ले सकते हैं, तो इसे एज्यूम कर लोगे, एज्यूम्ड 4 बार्स। ठीक है, सो ASC प्रोवाइडेड, दैट विल बिकम 4 into pi by 4 into 20 square. ठीक है, that becomes 314, so that becomes 1256 mm square. ठीक है, रिक्वायर्ड था 900 से 1000 और आ रहा है आपका 1256, देख लीजिए जिसे दिख नहीं रहा है, आ रहा है आपका 1256, मतलब सेफ है। ये वैल्यू आपकी 900 to 1000 आएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैंने 950 एज्यूम किया है, सो 3 पॉइंट समथिंग बार्स आ रही हैं। बट स्क्वायर के केस में 4 से कम नहीं ले सकते हैं, सर्किल के केस में 6 से कम नहीं ले सकते हैं, तो हमने 4 बार्स ले लिए। और वैसे भी 3 पॉइंट समथिंग बार्स हैं तो उनको तो 4 ही लेना है, क्योंकि बार डाया नंबर ऑफ बार्स आप कम तो कर नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ हो गया हमारे पास एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ओके, then the last step is lateral ties. The last step is lateral ties. Lateral ties. Okay. अब सबसे पहले क्या होता है, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, वो क्या होता है, कैन नॉट बी लेस देन 5/4 एंड कैन नॉट बी लेस देन 6 mm, मतलब ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। तो 5/4 डाया कितना लिया है आपने, 20/4 इक्वल टू 5 mm, मतलब जो लेटरल टाइज का डाया है वो 5 mm से कम नहीं हो सकता है। एंड किससे कम नहीं हो सकता है, 6 mm से कम नहीं हो सकता है। तो अगर आप 5 mm ले लोगे तो इससे तो कम रह जाएगा, नहीं ले सकते हैं, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड डाया ऑफ लेटरल टाइज इज इक्वल टू 6 mm। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज से कम नहीं हो सकता है। सपोज अगर आप डाया सपोज 25 यूज कर रहे होते, 25 है ना, तो ये समथिंग 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, तो अगर 6 प्रोवाइड कर दोगे तो इससे कम हो जाएगी, तो फिर आप ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करोगे। 6 पॉइंट ऑब्वियसली डाया नहीं मिलेगा आपको, फिर इसे राउंड ऑफ करोगे। नेक्स्ट डाया सपोज 8 mm में अवेलेबल है तो 8 mm प्रोवाइड करोगे। क्लियर है? एंड देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज पिच। अब पिच में 3 वैल्यू, नंबर 1 300 mm, नेक्स्ट लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन कितनी आई थी, 300 mm, है ना, सेकेंड स्टेप से, तो ये भी हो जाएगा 300 mm। एंड थर्ड इज 16/5। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डाया है 20 mm, तो वही लेना पड़ेगा आपको, तो 16 × 20 दैट इज 320। अब इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू वो बन जाएगी आपकी पिच, एंड दैट इज 300। सो पिच प्रोवाइडेड इज 300, और यहाँ पर आपका डिजाइन ऑफ कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपको स्केच बनाना है तो आप इसका स्केच कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे मेरे से तो क्या ही अच्छे से बनेगा, बट ओके, तो ये आपका 300 mm निकाला था, ये 300 mm हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 300 mm। कुछ पिच प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, ताकि रेनफोर्समेंट सॉरी पिच नहीं, क्लियर कवर, है ना, और इनको आपस में बांधने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं लेटरल टाइज, और इनका डाया है आपका कितना लिया था आपने, 20 mm। ठीक है, तो ये 20 mm डाया होगा, ये पिच क्या था 6 mm डाया,
द रेट ऑफ पिच कितना प्रोवाइड किया था आपने लेटरल टाइज का 300 आई गेस समझ गए होगे आप लोग मेरे से ज़्यादा बेटर बना सकते हो ओके ये एक दूसरे का स्ट्रेस बैलेंस करते हैं तो इसलिए इस तरीके से साइन बना देते हैं ओके सो दैट इज ऑल इन द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम अब आप प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिख लो द सेम क्वेश्चन बस इसमें लोड आप चेंज करके 800 किलो न्यूटन पुट करेंगे और तीनों में डिजाइन करेंगे उसे सर्कल में स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके लोड आपको चेंज करके करना है 800 किलो न्यूटन और उसको सर्कुलर कॉलम में स्क्वायर कॉलम में एंड रेक्टेंगुलर कॉलम में डिजाइन करेंगे ऑलराइट सो मैंने अपनी रेगुलर स्पीड से थोड़ा सा तेज पढ़ाया है ये साथ बट ये सारे पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे इस वजह से मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा बट अगर किसी को कोई डाउट है तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे ऑलराइट सो आई होप यू ऑल आर सेफ सो पढ़ते रहिए एग्जाम भी आ रहे हैं आपके टुडे एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू एवरीवन